आकलन बच्चों की जरूरतों और समझ को समझने और सीखने की प्रक्रिया और पाठ योजना को बेहतर बनाने में मददगार होता है। आकलन को असल जिंदगी से जुड़ी परिस्थितियों, चुनौतियों और जरूरतों से जोड़ना एक अर्थपूर्ण और कारगर प्रक्रिया है। सतत या निरंतर आकलन से बच्चों की सीखने की प्रक्रिया और समझ को बेहतर समझा जा सकता है। प्रामाणिक आकलन में बच्चों को असल परिस्थितियों या असल जैसी परिस्थितियों में आंका जाता है। फीडबैक किसी भी आकलन प्रक्रिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। फीडबैक व्यक्तिगत रूप से भी दिया जा सकता है और सामान्य रूप से भी। पाठ योजना के आकलन के लिए अपने अनुभवों पर चिंतन से सीखना और अपनी सीख के हिसाब से योजना में बदलाव कर देखना एक कारगर प्रक्रिया हो सकती है। कैसी भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया हो, चाहे आमने सामने कक्षा में या ऑनलाइन या ऑफलाइन, सीखने सिखाने की सामग्री तो चाहिए ही होती है। सीखने सिखाने की सामग्री कुछ भी हो सकती है, जैसे किताबें, कार्यपत्र, पपेट, डंडियां और भी बहुत कुछ। इस भाग में हम टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाने के लिए क्या क्या संसाधन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी बारे में बात करने वाले हैं। ये संसाधन आप खुद से बना सकते हैं, संसाधन असल भी और डिजिटल भी, और आप इंटरनेट पर मिलने वाले संसाधनों का सीधा सीधा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं असल संसाधन की। इसके बारे में तो आप बखूबी जानते ही होंगे। कक्षा में आमने सामने पढ़ाने के लिए तो आप तरह तरह की कहानी की किताबें, पपेट, कार्यपत्र, सीखने के लिए सामग्री जैसे आकारों के कटआउट, डीन्स ब्लॉक्स, गणित माला जैसी चीजें लाते ही हैं। इनमें से कुछ सामग्री आप ऑनलाइन सिंक्रोनस शिक्षण में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कहानियों की किताबें दिखाकर पढ़कर सुनाना, पपेट से कहानी सुनाना आदि। आकार के कटआउट या डीन्स ब्लॉक्स जैसी सामग्री से आप बच्चों को ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेट करके जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि बच्चे पहले इनके साथ खुद अनुभव कर चुके हों और डेमोन्स्ट्रेशन उन्हें सिर्फ उस प्रक्रिया को याद करने में मदद करने के लिए हो। बड़ी कक्षाओं के बच्चे एक बार को फिर भी डेमोन्स्ट्रेशन से शायद कुछ सीख सकें, लेकिन छोटे बच्चों से इसकी उम्मीद करना सही नहीं होगा। ऐसी बहुत सी वेबसाइट हैं जहां शिक्षक मुफ्त में पहले से मौजूद टेम्पलेट्स या खाकों की मदद से कार्यपत्र, छोटी सी प्रेजेंटेशन या वीडियो बना सकते हैं। कैनवा एक ऐसी ही वेबसाइट का उदाहरण है जहां आप खुद के कार्यपत्र बना सकते हैं। ऐसे संदर्भ में जब बच्चे काफी हद तक घर से पढ़ाई कर रहे हों, शायद किताबों में हमें सीधा सीधा ऐसी गतिविधियां या सवाल न मिल सकें जो बच्चों के लिए सही हों। ऐसे में खुद के कार्यपत्र बनाकर बच्चों को दिए जा सकते हैं, जिसमें उनकी परिस्थिति के हिसाब से सवाल हों। इसके लिए आप छोटे प्रोजेक्ट या गतिविधियां, जिसमें बच्चों को अपने आसपास से कुछ छानबीन करके लिखना हो, भी तैयार करके दे सकते हैं। बच्चों के लिए गाने, कविताओं, कहानियों, खेल, पहेलियों, कार्यपत्रों आदि का एक भंडार तैयार करके रखा जा सकता है, ताकि पढ़ाने में मदद मिल सके। आप खुद की बनाई कहानियों और कविताओं को स्कैन करके या फोटो खींच के बच्चों को भेज सकते हैं, या वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर पर डिजिटल कार्यपत्र भी बनाकर साझा कर सकते हैं। सभी कक्षाओं के लिए एक गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स जैसी एक ऑनलाइन स्टोरेज की जगह बना सकते हैं, जिसमें आप सभी स्कैन, पीडीएफ, कार्यपत्र, वीडियो, ऑडियो आदि डालकर छोड़ सकते हैं। इन्हें बच्चे खुद या अभिभावकों की मदद से कभी भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सी ऐसी वेबसाइट और ऐप हैं जो मुफ्त में कहानियां, गाने, पहेलियां सब देती हैं, जिन्हें आप बच्चों के साथ लिंक की तरह या डाउनलोड करके ड्राइव में डालकर भेज सकते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण आपकी स्क्रीन पर हैं। आप इन पर क्लिक करके इन्हें देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ कक्षा की श्रेणियां दिखाई जा रही हैं। आप उन पर क्लिक करके ऐसी ऐप या वेबसाइट के उदाहरण देख सकते हैं जो सीधा सीधा बच्चों के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
देख लेने के बाद अगला बटन दबाकर आगे बढ़ें। आप कक्षा की श्रेणियों के लिए सुझाई गई ऐप और वेबसाइट के उदाहरण की तालिका को रेफरेंसेस में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ लिंक दिखाए जा रहे हैं। आप इन वेबसाइट पर और कई ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जो शायद आपके काम आ सकें। स्क्रीन पर इतना ही नहीं, आप बच्चों को घर बैठे बैठे ही लंदन के चिड़ियाघर, इंडियानापोलिस का म्यूजियम, बेंगलोर का इंजन हॉल और भी बहुत कुछ दिखा सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग देशों और राज्यों की टूरिज्म साइट पर जाकर या YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण आपकी स्क्रीन पर हैं। आप इन पर क्लिक करके इन्हें देख सकते हैं। ऑनलाइन सीखने में माता पिता या घर में मौजूद बड़े बच्चों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाते हैं। बल्कि कहा जाए तो ऐसे में वे सह शिक्षक की तरह हैं। आप सभी गतिविधियों और निर्देश को अगर मुमकिन हो तो बड़े बच्चों को सीधा वरना अभिभावकों को भेज सकते हैं। इससे अभिभावकों को पता भी रहता है कि बच्चों से समय समय पर क्या अपेक्षा की जा रही है। साथ ही बच्चों की समस्याएं और उनकी प्रगति के बारे में नियमित रूप से माता पिता के साथ साझा करने से आपको मदद मिल सकती है। अगर माता पिता बच्चे की बनती हुई समझ, क्षमताओं और उनकी समस्याओं को समझेंगे तभी तो उन्हें सही सहायता दे पाएंगे। कक्षा के सभी बच्चों को और सभी अभिभावकों को एक अलग व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसी ऐप पर एक एक ग्रुप में जोड़ा जा सकता है। इस तरह कर ग्रुप पर सभी गतिविधियां, समय योजना और अन्य जानकारी डाली जा सकती है। इससे ये तय करने में मदद मिलेगी कि बच्चे उन्हें दिया गया काम समय पर पूरा करेंगे। जहां बड़े बच्चे इस पर मैसेज के जरिए छोटी छोटी चर्चा कर सकते हैं, वहीं अभिभावक अपने मुद्दे या चिंताएं आपके साथ साझा कर सकते हैं। सभी अभिभावक और आप मिलकर भी कुछ मुद्दों के बारे में सोच सकते हैं या आप अभिभावकों को अलग से मैसेज भेजकर जवाब दे सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा ही एक समूह फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट पर भी बना सकते हैं। सभी जानकारी वहां भी डाली जा सकती हैं। चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, आप बच्चों और अभिभावकों के साथ ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज, PDF फाइल, चित्र, छोटे छोटे जिफ जैसे क्लिप साझा कर सकते हैं। माँ बाप मौजूदा इंटरनेट की सुविधा के हिसाब से तय कर सकते हैं कि वे बच्चों को क्या दिखा सकते हैं और क्या नहीं। ऐसे अभिभावकों के लिए जिन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कत होती हो, उनके लिए बातचीत को ऑडियो रिकॉर्ड करके साझा किया जा सकता है और वह भी ऑडियो के जरिए अपनी बात कह सकते हैं। बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाली ऐप में कई बार सुरक्षा संबंधी समस्या आ सकती है, जैसे बनाए गए समूह पर बाहर के लोगों का गलती से शामिल हो जाना और अनचाहे चित्र या मैसेज भेजना। ऐसी परिस्थिति को रोकने के लिए हम पहले से क्या क्या कर सकते हैं? ऐसे में हम अभिभावकों को पहले से कह सकते हैं कि वह समूह का आमंत्रण लिंक किसी के साथ भी साझा न करें। समूह के एडमिन का अधिकार सिर्फ खुद के ही पास रखें। जब सभी माता पिता समूह में शामिल हो जाएं, तो आमंत्रण लिंक को बदल दीजिए।
चलिए कुछ सवालों के जवाब सोचें और देखें कि किस उद्देश्य के लिए किस तरह की बातचीत किस जरिए से की जा सकती है। तैयार हैं? आंखें और कान खुले रखिए, क्योंकि ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगर सभी बच्चों या अभिभावकों को एक ही संदेश भेजना हो तो क्या इस्तेमाल करें? सही विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। पहले 3 विकल्प सही हैं। अगर हर एक बच्चे या अभिभावक से अकेले बात करनी हो तो क्या इस्तेमाल करें? सही विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। तीसरे विकल्प को छोड़कर सभी सही हैं। अगर पूरी कक्षा के साथ चर्चा करनी हो तो क्या इस्तेमाल करें? सही विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। सभी जवाब सही हैं। पहले 2 विकल्प सिंक्रोनस चर्चा और आखिरी 2 विकल्प एसिंक्रोनस चर्चा के लिए सही रहेंगे। अगर बच्चों को छोटे समूहों में चर्चा करवानी हो तो क्या इस्तेमाल करें? सही विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। आखिरी विकल्प को छोड़कर सभी विकल्प सही हैं। गूगल पर साझा डॉक एक वर्ड फाइल की तरह है जिस पर काफी लोग एक साथ एक ही लेख पर काम कर सकते हैं और एक दूसरे के काम को साथ साथ देख सकते हैं। अगर बच्चे को अकेले किसी समस्या या सवाल पर सोचने और काम करने को देना है तो क्या इस्तेमाल करें? सही विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। आखिरी विकल्प को छोड़कर सभी सही हैं। हालांकि गूगल हैंगआउट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों ने अकेले सोचना और काम करना है तो उन्हें ऑफलाइन या कम से कम इंटरनेट के इस्तेमाल के साथ भी निर्देश या गतिविधि साझा करी जा सकती है। ये तो हुई बातचीत के बच्चों और अभिभावकों के साथ क्या क्या संसाधन काम आ सकते हैं और उनके साथ संपर्क कैसे बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में मैंने ऑनलाइन बहुत से शिक्षकों के अनुभवों को पढ़ा और उनके अनुभवों से मैंने कुछ बातें जानी, जैसे बच्चों के साथ कोई भी संसाधन, लिंक या ऐप साझा करते हुए डाटा की सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए शिक्षक साझा किए गए संसाधन को सबसे जरूरी, थोड़ा जरूरी नहीं है कि टैग के साथ साझा करते हैं ताकि बच्चे सुविधा के अनुसार डाउनलोड कर सकें। अगर बच्चों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर की सुविधा है तो शिक्षक उन्हें वर्ड पर एक अनुच्छेद जितना लंबा काम लिखने को दे सकते हैं, वरना फोन पर बहुत छोटे जवाबों के साथ क्विज रख लेते हैं। ये समझने के लिए कि बच्चे समझ रहे हैं या नहीं, बहुत से शिक्षकों ने व्हाट्सएप या टेलीग्राम को ज्यादा फायदेमंद तरीका पाया, क्योंकि वह यह देख पाते हैं कि बच्चों ने मैसेज पढ़ लिया या नहीं। इसी तरह से आप अपने अनुभव से सीखी हुई बातें हमारे और देश भर के अन्य शिक्षकों के साथ साझा कर सकते हैं, जो कि आप ही की तरह टेक्नोलॉजी के साथ शिक्षण से जूझ रहे हैं। इसके लिए आप डिस्कशन बोर्ड पर अपने विचार और सुझाव लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बतौर शिक्षक खुद के लिए सीखने सिखाने की और हम जैसे दुनिया भर के शिक्षकों से जुड़ने और उनसे सीखने के बारे में। जब हम स्कूल में अच्छी से अच्छी परिस्थितियों में काम कर रहे होते हैं, हमें अकेलापन महसूस हो सकता है और दूसरे शिक्षकों के साथ जुड़ने और सहारे की जरूरत हो सकती है। टेक्नोलॉजी के साथ सीखना सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नई चीज नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ सिखाना हमारे लिए भी नया है। हालांकि पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी को शिक्षण में शामिल करने के कुछ प्रयास होते रहे हैं, लेकिन कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की तरह वह शायद सबसे अहम तरीका नहीं था। इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाने के लिए हमारा अपनी समझ और कौशल का विकास करना जरूरी हो गया है। यूनेस्को, सरकारी शिक्षा विभाग और अलग अलग संस्थाओं ने बहुत से ऐप और प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं जहां हम ऑनलाइन कोर्स या संसाधनों की मदद से सीख सकते हैं। काफी हद तक सभी कोर्स या संसाधन मुफ्त हैं और कुछ बहुत ही कम फीस के साथ। आप अपनी स्क्रीन पर
ऐसे ही कुछ प्लेटफॉर्म और ऐप के उदाहरण देख सकते हैं। आप इन पर क्लिक करके इनको देख सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए इन प्लेटफॉर्म और इनके अलावा अन्य प्लेटफॉर्म के बारे में जानने के लिए कोर्स के रेफरेंसेस वाले हिस्से में दिए गए पीडीएफ को आप डाउनलोड कर देख सकते हैं। ऐसे समय में दूसरे शिक्षकों से चर्चा करना और उनके अनुभवों से सीखना भी एक अहम पहलू है, जो हमें खुद के तरीकों में बदलाव और नयापन लाने में तो मदद करेगा ही, साथ ही हमें अपनी समस्याओं से जूझने में मदद भी करेगा। आप चाहें तो अपने सभी साथी शिक्षकों के साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप या ऑनलाइन डिस्कशन फोरम बना सकते हैं। इन समूहों में किसी खास विषय पर चर्चा की जा सकती है या अपनी समस्याओं के लिए हल ढूंढे जा सकते हैं। अगर ऐसा समूह बनाना मुश्किल हो तो कोशिश करें कि अपने कुछ करीबी साथी शिक्षकों के साथ अपने अनुभव और मुश्किलों को साझा करते रहें और उनसे उनके अनुभवों के बारे में जानते रहें। इसके अलावा दुनिया भर के शिक्षक, प्रोफेसर अलग अलग वेबसाइट पर ब्लॉग, लेख आदि की मदद से अपने विचार, अनुभव, अपनी राय और अपने सुझाव साझा करते रहते हैं। आप उनके लेख पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं और दूसरे शिक्षकों की प्रतिक्रिया को पढ़ भी सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण आपकी स्क्रीन पर हैं। देख लेने के बाद अगला बटन दबाएं। इस भाग के साथ हमारा कोर्स यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह कोर्स फायदेमंद लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया और अपने सवाल हमारे साथ डिस्कशन बोर्ड पर अवश्य साझा करें। कोर्स खत्म करने से पहले आइए एक बार दोहरा लें कि हमने इस भाग में क्या क्या जाना। टेक्नोलॉजी के साथ शिक्षण में सीखने सिखाने के संसाधन आप खुद से ठोस या डिजिटल संसाधन बना सकते हैं। साथ ही इंटरनेट पर मिलने वाले संसाधनों का सीधा सीधा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बड़ी कक्षाओं के बच्चे एक बार को फिर भी डिमॉन्स्ट्रेशन से शायद कुछ सीख सकें, लेकिन छोटे बच्चों से इसकी उम्मीद करना सही नहीं होगा। सभी कक्षाओं के लिए एक गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स जैसी एक ऑनलाइन स्टोरेज की जगह बना सकते हैं, जिसमें आप सभी स्कैन, पीडीएफ, कार्यपत्र, वीडियो, ऑडियो आदि डालकर छोड़ सकते हैं। ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से कोई भी संसाधन सीधा इस्तेमाल करते हुए संसाधन के कॉपीराइट पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बच्चों और अभिभावकों के साथ ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज, पीडीएफ फाइल, चित्र, छोटे छोटे जिफ जैसे क्लिप साझा किए जा सकते हैं। मुश्किल समय में दूसरे शिक्षकों से चर्चा करना और उनके अनुभवों से सीखना एक अहम पहलू है, जो हमें खुद के तरीकों में बदलाव और नयापन लाने में और अपनी समस्याओं से जूझने में मदद कर सकता है।